हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हमारी आज की क्लास है, जो हमारी वीडियो क्लास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि आज की क्लास में हम लोग जो हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उस यूनिट की लास्ट हेडिंग, उस यूनिट का लास्ट टॉपिक आज लास्ट टॉपिक पर की स्टडी करेंगे। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या है, वान डे ग्राफ जनरेटर। ये हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का लास्ट टॉपिक है और एग्ज़ाम की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में निश्चित रूप से ये क्वेश्चन, इससे संबंधित कुछ न कुछ टॉपिक जरूर आएगा। ठीक है, तो देखिए वान डे ग्राफ जनरेटर क्या है। देखिए वान डे ग्राफ जनरेटर एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से उच्च विभव उत्पन्न किया जाता है। क्या उत्पन्न किया जाता है? उच्च विभव। क्योंकि जनरेटर क्या काम करता है? जनरेटर का काम होता है उत्पादन करना। तो ये कैसा जनरेटर है? ये विभव उत्पन्न करता है। ठीक है, अब इसका नाम वान डे ग्राफ क्यों रखा गया? क्योंकि इसकी रचना जो है वो सर्वप्रथम सन 1931 में, कब इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना सन 1931 ईस्वी में वैज्ञानिक रॉबर्ट, किसने? वैज्ञानिक रॉबर्ट जे वान डे ग्राफ। ठीक, एक वैज्ञानिक है रॉबर्ट जे वान डे ग्राफ। उन्होंने सन 1931 में एक ऐसे स्थिर वैद्युत जनित्र, स्थिर वैद्युत, जब स्थिर वैद्युत कहेंगे तो वहाँ आवेश क्या रहता है? स्थिर रहता है। इस यूनिट के बाद जब हम नेक्स्ट दूसरी यूनिट स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर आवेश का किसी दिशा में नेट प्रवाह होगा। इस यूनिट में आवेश का किसी दिशा में नेट प्रवाह नहीं हुआ था, यानी आवेश स्थिर रहा था इस यूनिट में। तो जब आवेश का किसी दिशा में नेट प्रवाह होता है तब उसे क्या कहते हैं? वैद्युत धारा। और जब आवेश स्थिर रहता है, आवेश का किसी दिशा में नेट प्रवाह नहीं होता है, तब उसे क्या कहोगे? स्थिर वैद्युत। ठीक है, तो सन 1931 ईस्वी में वैज्ञानिक रॉबर्ट जे वान डे ग्राफ ने एक ऐसे स्थिर वैद्युत जनित्र की रचना की जिसे वान डे ग्राफ जनित्र कहते हैं। ठीक है, तो वान डे ग्राफ जनित्र आपके समझ में आया? पेपर में पूछा जाए 1 नंबर में कि वान डे ग्राफ जनित्र क्या है, तो आप क्या लिखोगे? वान डे ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है, या मैं स्लो बोल रहा हूँ, आप चाहो तो लिख भी सकते हो। वान डे ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है, या वान डे ग्राफ जनित्र एक ऐसी मशीन है जिसकी सहायता से उच्च विभव मिलियन वोल्ट में, वो कितना उच्च है? मिलियन वोल्ट में। इसकी सहायता से उच्च विभव, मिलियन का मतलब समझ रहे, 10⁶ की कोटि का। तो जिसकी सहायता से वान डे ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से उच्च विभव उत्पन्न किया जा सकता है। इसका नाम वान डे ग्राफ जनित्र क्यों है? क्योंकि इसकी रचना या इसका निर्माण या इसका आविष्कार सर्वप्रथम सन 1931 ईस्वी में वैज्ञानिक रॉबर्ट जे वान डे ग्राफ ने किया था। ठीक है, इसलिए उनके सम्मान में इसको क्या कहते हैं? वान डे ग्राफ जनित्र कहते हैं। क्योंकि इसको सबसे पहले किसने बनाया? वैज्ञानिक रॉबर्ट जे वान डे ग्राफ ने। ठीक है, तो ये क्या करता है? उच्च विभव उत्पन्न करता है। ये बात हो गई आपकी क्लियर। अब देखिए इसका सिद्धांत, देखिए प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। इसका देखिए वान डे ग्राफ जनित्र का सिद्धांत क्या है। जो वान डे ग्राफ जनित्र है, इसका सिद्धांत 2 वैज्ञानिक घटनाओं पर आधारित है जो आप पढ़ चुके हो। पहली घटना ये है कि किसी खोखले गोली चालक को दिया गया आवेश, आप पीछे पढ़ चुके हो। ये एक खोखला गोली चालक है। ठीक है, ये खोखला गोली चालक है। इस खोखले गोली चालक को जो आवेश दोगे तो पूरा आवेश कहाँ रहता है? इसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है, समझ गए? तो पहला जो हमारा वान डे ग्राफ है वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है कि किसी खोखले गोली चालक को दिया गया आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। ये इसका एक सिद्धांत ये है। दूसरा देखिए कि किसी नुकीले चालक से
किसी नुकीले चालक से आवेश का विसर्जन अपेक्षाकृत अधिक होता है। दूसरा इसका क्या है कि अगर कोई नुकीला चालक है, देखिए जैसे आपके पास एक ये चालक है, देखिए ऐसे है, इस तरीके का है, तो इसमें जो नुकीला सिरा देखिए यहाँ से, इस नुकीले सिरे से आवेश का हवा में विसर्जन है वो अपेक्षाकृत कैसा होता है, अधिक होता है। इसको हम लोग, इस घटना को क्या कहते हैं, कोरोना। अभी बहुत कोरोना चल भी रहा है, फिजिक्स में भी कोरोना है। इस घटना को क्या कहते हैं, कोरोना विसर्जन। कोरोना विसर्जन। कोरोना विसर्जन समझ गए क्या होता है कि किसी नुकीले चालक से आवेश का विसर्जन अपेक्षाकृत अधिक होता है। जैसे आपने एक लिया चालक, देखा चालक त्रिशूल टाइप का होता है, तो त्रिशूल की जो नोक होती है, बड़े मंदिरों में त्रिशूल लगा रहता है, तो त्रिशूल की जो नोक होती है, उस नोक से आवेश का विसर्जन हवा में अपेक्षाकृत अधिक होगा। ठीक है, बड़े बड़े जो ऊंचे मंदिर बने होते हैं उन पर बहुत बड़े त्रिशूल टाइप के लगे रहते हैं, यानी इनकी नुकीले चालक लगे रहते हैं। उनका कारण ये होता है कि जब आकाशीय बिजली गिरती है तो जब उस त्रिशूल के ऊपर गिरती है तो क्या होता है कि जो नुकीला सिरा होता है उससे तुरंत वो आवेश हवा में क्या हो जाता है, विसर्जित हो जाता है। इस घटना को ही कोरोना विसर्जन कहते हैं। इसको समझेंगे कैसे ऐसा होता है। देखिए आपने पढ़ा था कि पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q/A, तो सिग्मा बराबर Q/A। ए क्या होता है, क्षेत्रफल। तो देखिए जो नुकीला सिरा होगा, नुकीला चालक होगा, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, कम, उसका एरिया अपेक्षाकृत कम होगा। जैसे ये देखो, ये मार्कर दिखाई दे रहा, इसका ये नुकीला सिरा है। तो अगर हम इसको, अगर ये लोहे का ले लें या एल्युमिनियम का ले लें और इसको एक समान रूप से आवेशित करें, तब जब बहुत अधिक आवेश दे देंगे तब ये हवा में डिस्चार्ज होगा। तो इसका ये नुकीला सिरा जो है, ये नुकीला है, यहाँ से आवेश का विसर्जन ज़्यादा होगा, तेज़ी से होगा, शीघ्रता से होगा अपेक्षाकृत इसके। क्यों होगा वो आप समझिए। यहाँ से इस पर किसी चालक पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है, Q/A। जो नुकीला चालक होगा, देखिए ये नुकीला है, तो इसकी रेडियस कम होगी, यानी एरिया इसका कम होगा। जब एरिया कम होगा नुकीले के लिए, देखिए नुकीले चालक के लिए क्या हो जाएगा, A कम होता है, A कम होगा, इसलिए सिग्मा का मान अधिक होगा। नुकीले चालक के लिए सिग्मा का मान अधिक होगा। जब सिग्मा का मान अधिक होगा तो इसका मतलब आवेश भी अधिक हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसको जब हम एक समान रूप से आवेश देंगे तो ये नुकीला सिरा है ना, नुकीला, यहाँ पर आवेश की मात्रा, क्योंकि हमने तो आवेश एक समान रूप से दिया था, यहाँ एरिया कम है इसलिए यहाँ आवेश ज़्यादा एकत्रित हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर आवेश की मात्रा अधिक होगी। ठीक है, आवेश की मात्रा अधिक होगी तो क्या होगा, जो आवेश अधिक होगा तो देखिए इस चालक के कारण इसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। आपने पीछे पढ़ा था किसी चालक के पृष्ठ पर, गॉस की प्रमेय में पढ़ा था, किसी चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र E बराबर σ/ε0। ठीक, सिग्मा का मान अधिक है, अतः E का मान भी कैसा होगा, अधिक होगा। इसके लिए वैद्युत क्षेत्र यानी इसके पृष्ठ पर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो अधिक होगा। जब वैद्युत क्षेत्र का मान अधिक होगा तो क्या होगा, जब वैद्युत क्षेत्र का मान अधिक होता जाएगा और कितना हो जाएगा, जब वैद्युत क्षेत्र का मान हो जाएगा 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। जब इतना हो जाएगा, क्योंकि हम चार्ज देते जाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ता जाएगा, और जब वैद्युत क्षेत्र का मान इतना हो जाएगा 3 × 10⁶, तो क्या होगा, इसके जो संपर्क वाली वायु होगी उसका परावैद्युत सामर्थ्य टूट जाएगी। उसकी क्या टूट जाएगी, परावैद्युत सामर्थ्य। यानी जो वायु अभी क्या था कि जो नुकीला सिरा था उसके संपर्क में थी वायु, तो वायु अभी हवा की कैसी थी, अभी वायु हवा के लिए कुचालक है। लेकिन जब वैद्युत क्षेत्र का मान इतना हो जाता है तो उसके संपर्क वाली जो हवा होती है उसका क्या हो जाता है, आयनीकरण हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, फिर ये चार्ज
ये जो वैद्युत क्षेत्र है, इस वैद्युत क्षेत्र के कारण देखिए पीछे हमने पढ़ाया था, एक बार फिर बताया, हवा के ये अणु हैं, हवा के क्या है, अणु हैं। जब इन पर वैद्युत क्षेत्र लगाया जाएगा तो इनमें ऋणावेश और धनावेश के बीच आपेक्षिक विस्थापन होता जाएगा। जब वैद्युत क्षेत्र का मान इतना हो जाएगा 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, तो जो इसमें धनावेश और ऋणावेश है उनका जो केंद्र है वो बहुत दूर दूर हो जाए, मीन्स इससे मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो परमाणु है हवा का अणु है, उससे इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस घटना को हमने पीछे भी आपको पढ़ाया था, परावैद्युत सामर्थ्य। परावैद्युत सामर्थ्य क्या होती है, ठीक है, वह है अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिस पर किसी परावैद्युत माध्यम के अणु से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं, उस परावैद्युत माध्यम के लिए परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे आप पूरी की पूरी बात कि उस नुकीला जो चालक होगा, उस नुकीले चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान अधिक होगा, इसकी अपेक्षा अधिक होगा। तो इसकी अपेक्षा जब वैद्युत क्षेत्र का मान इतना हो जाएगा, भाई संपर्क वाली वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य टूट जाएगी। जब परावैद्युत सामर्थ्य टूट जाएगी तो क्या होगा कि उस परावैद्युत सामर्थ्य टूटने का मतलब कि हवा के अणु से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे तो क्या वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, देखिए, तो इस पर जो चार्ज था, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर के क्या कर दें, डिस्चार्ज करें, मीन्स यानी हम ये कह सकते हैं कि वो जो आवेश है उसका हवा में क्षरण होने लगता है। ठीक है, इसी घटना को कोरोना विसर्जन कहते हैं कि आवेश का हवा में विसर्जन होना कोरोना विसर्जन कहलाता है। तो जो हमारा वान डे ग्राफ जनित है, दो वैद्युत घटनाओं पर, दो वैज्ञानिक घटनाओं पर आधारित है। नंबर 1 उसका प्रिंसिपल जो है वो 2 घटनाओं पर आधारित। पहला क्या है, किसी खोखले गोली चालक को दिया है संपूर्ण आवेश, उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है। और दूसरा क्या हो गया कि किसी नुकीले चालक से आवेश का हवा विसर्जन अपेक्षाकृत अधिक होता है। इसीलिए ऊंचे ऊंचे भवनों की छतों पर नुकीले चालक या मंदिरों मस्जिदों की छतों पर नुकीले चालक लगाए जाते हैं, जिससे आकाशीय बिजली अगर उन पर गिरती है तो वो जो आवेश होता है उसका तुरंत हवा में क्षरण हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया सिद्धांत। ठीक है, सिद्धांत आपका हो गया वान डे ग्राफ जनित्र का सिद्धांत। अब देखिए वान डे ग्राफ जनित्र की रचना कंस्ट्रक्शन, रचना। देखिए वान डे ग्राफ जनित्र की रचना आपके सामने चित्र बना हुआ है, तो इसको समझ लीजिए। वान डे ग्राफ जनित्र में क्या होता है, इसमें एक बड़ा खोखला चालक गोला होता है, किसी धातु का एक खोखला, काफ़ी बड़ा खोखला गोला होता है। देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, ये धातु का एक बहुत बड़ा खोखला गोला है, जो कि 2 अचालक, ये देखिए आपके सामने ए और बी ये दिखाई दे रही है, अचालक स्टैंड, अचालक भी रबड़ के, प्लास्टिक के 2 अचालक स्टैंडों पर टिका रहता है। क्या, धातु का एक बड़ा खोखला गोला S 2 अचालक स्टैंडों ए व बी पर टिका रहता है। इसके भीतर देखिए यहाँ पे सिस्टम के भीतर 2 पुलियाँ P1 और P2 होती हैं, 2 पुलियाँ P1 व P2 होती हैं, जिन पर एक सिरे विहीन, इन पुलियों पर क्या होता है, एक सिरे विहीन सिल्क या रबड़ की डोरी लगी रहती है, पट्टी लगी रहती, पटा टाइप लगा रहता है। पटा आप लोग जानते हैं, तो ये पुली पर एक पटा किसका होता है, रबड़ या सिल्क का, जो कि सिरे विहीन होता है, एक पटा लगा रहता है। इस पुली को या इस पट्टे को एक मोटर की सहायता से ऐसे घुमाया जाता है। यहाँ पे एक मोटर लगा रहता है और मोटर से एक पट्टी इस पुली पर चढ़ी रहती है, तो मोटर इसको घुमाता है, जिससे ये पट्टी घूमती है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें 2 नुकीले चालक C1 व C2 होते हैं। जो नीचे वाला आपको C1 चालक दिखाई दे रहा है, इस चालक को देखिए, इस चालक का एक सिरा हाई टेंशन सोर्स मीन्स उच्च विभव वैद्युत स्रोत से के पॉजिटिव सिरे से जोड़ दिया। इस चालक को कहाँ से जोड़ा जाता है, इस चालक का ये जो सिरा है इसको उच्च विभव स्रोत के धनात्मक सिरे से जोड़ दिया जाता है। उस स्रोत का एक सिरा कहाँ से जुड़ा रहता है, अर्थ से जुड़ा रहता है। ठीक है, और
इस देखिए ये चालक C1 हो गया। इस चालक को फुहार चालक कहते हैं। क्या कहते हैं? फुहार चालक। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके कारण ये चालक यहाँ पर क्या उत्पन्न करता है? धनायन उत्पन्न करता है। अभी आपको समझा रहे कैसे उत्पन्न करता है, ठीक है। ये दूसरा चालक और है जो कि डोरी को ठीक स्पर्श करता है, नुकीला चालक है। इसको संग्राहक चालक कहते हैं, क्योंकि जो धनावेश इस डोरी पर जाता है उसको ये एकत्रित करके इस गोले को स्थानांतरित करता रहता है, ठीक है। समझ गए? फिर अब देखिए यहाँ से, ठीक है, इसकी रचना आपको समझ में आ गई होगी। बहुत सिंपल और सरल रचना है। मैंने बहुत आपको सिंपल सरल रचना आपको बताई कि इसमें धातु का एक खोखला, इसमें धातु का एक बड़ा खोखला गोला होता है, दो अचालक स्टैंडों A व B पर सदा रहता है। इसके भीतर दो पुलियाँ P1 और P2 होती हैं। इन पुलियों पर एक रबड़ या सिल्क की डोरी चढ़ी रहती है। इस डोरी से संबंधित दो नुकीले चालक C1 और C2 लगे रहते हैं। चालक C1 को किससे जोड़ते हैं? हाई टेंशन सोर्स से जोड़ते हैं, जबकि चालक C2 का एक सिरा डोरी को स्पर्श करता है, जबकि दूसरा सिरा खोखले गोले के आंतरिक पृष्ठ को स्पर्श करता है, ठीक है। ये आपकी रचना हो गई। इसके बाद देखिए क्रियाविधि इसकी, देखिए क्रियाविधि। वर्किंग, ये कैसे वर्किंग करता है, कैसे वर्क करता है। देखिए यहाँ पर ये चालक जो है C1, इस चालक C1 को किससे जोड़ा जाता है? उच्च विभव स्रोत की बैटरी के धनसिरे से जोड़ा जाता है। तो ये चालक धनावेश से आवेशित हो जाता है। क्योंकि उच्च स्रोत से जोड़ा गया इसलिए इस चालक पर बहुत अधिक धनावेश आ जाता है। जब ये धनावेश बहुत अधिक हो जाता है तो ये देखिए ये कैसा नुकीला सिरा है। अब ये जो चालक है ये नुकीला सिरा है। तो अभी हमने आपको बताया था इसके नुकीले इधर जो नुकीले सिरे हैं, इस नुकीले सिरे पर वैद्युत क्षेत्र कितना स्थापित हो जाएगा, कितना उत्पन्न हो जाएगा? E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सिग्मा बराबर क्या होता है? Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। जब Q का मान बहुत अधिक होगा तो E का मान बहुत अधिक हो जाएगा। और जब E का मान कितना हो जाता है? जब E का मान 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। कहाँ पे? इस नुकीले चालक पर जब वैद्युत क्षेत्र का मान 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा तो अभी हमने जस्ट आपको बताया तो उसी समय क्या होगा कि इसके संपर्क में जो माध्यम है हवा है, इसके संपर्क में जो हवा है तो हवा के लिए क्या होगा? परावैद्युत सामर्थ्य टूट जाएगी। परावैद्युत सामर्थ्य टूटने का मतलब क्या होगा कि जो हवा के कण उनका आयनीकरण हो जाएगा। और जब आयनीकरण होगा तो उस पर क्या क्या उत्पन्न होगा? ऋणायन और धनायन। क्या उत्पन्न होगा? ऋणायन और धनायन, ठीक है। तो जो ऋणायन होगा वो क्या करेगा? वो इस चालक के धनावेश को डिस्चार्ज करेगा। और जो धनायन होगा वो चूंकि इस चालक पर धनावेश है तो धनावेश और धनावेश आपस में क्या होंगे? प्रतिकर्षित होंगे, ठीक है। इस चालक पर धनावेश है और एक धनायन, हवा का जब आयनीकरण हुआ तो वहाँ एक धनायन उत्पन्न हुआ। तो धनावेश और धनावेश के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। अतः यहाँ पर जो इस क्रिया के फलस्वरूप यहाँ वायु में जो धनावेश उत्पन्न होगा और चालक के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा तो पूरा धनावेश उत्पन्न हुआ धनावेश है वो किधर जाएगा? डोरी की तरफ जाएगा और इस डोरी पर चला जाएगा। क्योंकि डोरी घूम रही है अतः डोरी इस धनावेश को, देखो आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है, डोरी इस धनावेश को कहाँ ले जाएगी? ऊपर ले जाएगी। इस डोरी को ये वाला चालक ठीक टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। अतः वो धनावेश इस डोरी द्वारा वो धनावेश इस चालक C2 द्वारा एकत्रित हो जाएगा। अब C2 द्वारा एकत्रित हो जाएगा। अब C2 चालक इसको एकत्रित करके, देखिए इसका संबंध किससे? इस गोली चालक के आंतरिक पक्ष से है। अतः ये C2 चालक वो आवेश कहाँ? इस गोले को ट्रांसफर करेगा। तो गोले के बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वो आवेश क्या होता रहेगा? वितरित होता जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये जो आवेश है वो इस गोले के बाहरी पृष्ठ पर क्या होता रहेगा? एकत्रित इस गोले के बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से फैलता रहेगा, ठीक है। एक समान रूप से वितरित होता रहेगा। अतः इस गोले के पृष्ठ पर क्या बढ़ेगा? विभव बढ़ेगा। और गोले का विभव आप जानते हो कितना होता है? V बराबर 1/4π
एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर। अगर इसकी रेडियस आर है तो गोले के पृष्ठ पर इतना विभव उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन देखिए जब इसके पृष्ठ पर, देखिए क्योंकि ये आवेशित हो रहा था, इसके पृष्ठ पर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। वैद्युत क्षेत्र E बराबर इसके पृष्ठ पर कितना उत्पन्न होगा, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट इक्वल क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्योंकि सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए होता है, तो इस गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर होगा। तो देखिए इस गोले के पृष्ठ पर इतना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। जब लगातार आवेश का मान बढ़ेगा तो वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ेगा, और जब वैद्युत क्षेत्र का मान हो जाएगा कितना, ये बहुत ध्यान रखो, 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, वैसे ही इस गोले की संपर्क वाली वायु के लिए क्या होगा, रोधन टूट जाएगा, परावैद्युत सामर्थ्य टूट जाएगी। मीन्स कि इसके संपर्क वाली वायु का आयनीकरण होने लगेगा। आयनीकरण होने से क्या होगा, इस गोले पर जो आवेश है, इसका मतलब इस गोले पर जो आवेश है उसका हवा में क्षरण होने लगेगा, लीकेज होने लगेगा आवेश। ठीक है, उस लीकेज को रोकने के लिए कुछ हद तक वो लीकेज रोका जा सकता है। इसके लिए ये जनित्र होता है, जनरेटर होता है, इसको स्टील के कवच में बंद कर दिया जाता है, जिसके भीतर नाइट्रोजन और मेथेन गैस भर दी जाती है। ठीक है, नाइट्रोजन मेथेन गैस भर के और स्टील के आवरण में बंद करके नाइट्रोजन और मेथेन गैस भर दी जाती है, जिससे आवेश का क्षण कुछ कम हो जाता है, ऐसा नहीं रुक जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अगर देखिए कि इस पर अधिकतम आवेश Q हमने स्थानांतरित कर लिया, इस पर अधिकतम आवेश Q आ गया, कितना आ गया, पूरे इस गोली चालक पर अधिकतम आवेश Q है। ठीक, तो जब जिस समय परावैद्युत सामर्थ्य टूट जाएगी उस समय क्या होगा कि उस समय यहाँ से जितना आवेश गोले पर जाएगा वो पूरा हवा में क्या होता रहेगा, डिस्चार्ज होता रहेगा। ठीक, तो अधिकतम आवेश कैपिटल Q है, तो इसका गोले का जो विभव है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा V = 1/4πε0 Q ओवर R बराबर कितना हो जाएगा, देखिए बराबर हो जाएगा आपका E × R। ठीक, ये वैद्युत क्षेत्र, और देखिए आप यहाँ से V = E, देखिए परावैद्युत सामर्थ्य कितनी आपको बताई, 3 × 10⁶ × R। अगर गोले की त्रिज्या चलो हम मान लेते 3 मीटर है, तो V = 9 × 10⁶ वोल्ट। तो गोले के पृष्ठ पर इतना विभव उत्पन्न हो जाएगा, जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि मिलियन वोल्ट, तो देखिए 9 मिलियन वोल्ट का जो विभव है, जो पोटेंशियल है, वो गोले के पृष्ठ पर क्या होगा, उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो गोले के पृष्ठ पर जो हम चाह रहे थे, इसमें हम यही तो करते हैं, जो आपका वान डे ग्राफ जनित्र उसमें क्या करते हैं, उच्च विभव उत्पन्न किया जाता है, तो उच्च विभव उत्पन्न हो गया। ठीक है, अब वान डे ग्राफ जनित्र का उपयोग देखिए, क्या उपयोग है, उपयोग देखिए इसका जो उपयोग है वो ये है कि वान डे ग्राफ जनित्र के द्वारा जो आवेशित कण होते हैं, जैसे आपके इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ड्यूट्रॉन है, या और भी आयन होते हैं, उनको क्या किया जाता है, उनको त्वरित किया जाता है। ठीक, उनको उच्च विभवांतर से त्वरित किया जाता है। जब त्वरित किया जाएगा तो वो क्या हो जाएंगे, ऊर्जित हो जाएंगे। ठीक है, और ऊर्जित हो जाएंगे तो उनका उपयोग अन्य कामों में किया जा सकता है। ये काम जो कैसे किया जा सकता है, थोड़ा यहाँ पे देखिए, इसके समांतर में यहाँ पर एक विसर्जन नलिका लगाई जाती है। यहाँ पर इस नलिका का, विसर्जन नलिका का एक सिरा इस गोले के केंद्र पर होता है और दूसरा सिरा इधर होता है। दूसरा सिरा जो है वो अर्थ से संबंधित, तो जो विसर्जन नलिका है उसका एक सिरा इसके केंद्र पर आता है, एक सिरे पर 9 × 10⁶ वोल्ट का विभव उत्पन्न होगा, दूसरा सिरा अर्थ से लगा होता है, अतः उससे उस जो अर्थ से जुड़ा है उस पर विभव कितना उत्पन्न होगा, 0। तो इन जो हमारी विसर्जन नलिका है
उसके सिरों पर विभवांतर कितना हो जाएगा 9 × 10⁶ वोल्ट -0। तो विसर्जन नलिका के सिरों पर कितना विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा 9 × 10⁶ वोल्ट। इतना विभवांतर उत्पन्न हो गया। अब हम जानते हैं कि अब इस विसर्जन नलिका में जब हम किसी आवेशित कण को छोड़ देंगे तो क्या होगा कि वो आवेशित कण त्वरित हो जाएगा। देखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी आवेशित कण द्वारा अर्जित गति ऊर्जा K बराबर QV होती है। Q उसका आवेश होता है, V विभवांतर होता है। ठीक है, तो ये जब आवेशित कण को इस विसर्जन नलिका में रखा जाएगा तो उसके द्वारा अर्जित गति ऊर्जा इतनी हो जाएगी K बराबर QV। ठीक है, Q उसका आवेश है, V विसर्जन नलिका के सिरों पर विभवांतर है। तो सीधा सीधा अब आप आ जाइए कि वान डे ग्राफ जनित्र का उपयोग किस में किया जाता है। तो आप बताएंगे कि वान डे ग्राफ जनित्र का उपयोग आवेशित कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा आयनों आदि को त्वरित करने में किया जाता है। ठीक है, देखिए इस प्रकार का जो आपका वान डे ग्राफ जनित्र है वो हमारे IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, कहाँ लगा हुआ है? कानपुर में लगा हुआ है, जिसके द्वारा लगभग 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो आवेशित कण हैं उनके द्वारा लगभग कितनी ऊर्जा अर्जित कर ली जाती है? 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा आवेशित कण द्वारा अर्जित की जा सकती है। ठीक है, तो आपके ये वान डे ग्राफ जनित्र का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा हमने आपको यहाँ क्लियर किया। आप लोग अपनी बुक से या आप नोट्स बना रहे हो, जो मैं बोलता है उससे नोट्स बना सकते हो, तो अपनी बुक से और नोट्स के माध्यम से इसको और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ओके।